ओके, चलिए चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है आपको कि ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है। ओदक जो दुर्ग है, ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? गिरी दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है, या फिर जल दुर्ग है? देखिए, आप जब दुर्गों को पढ़ना शुरू करते हैं तो दुर्गों का वर्गीकरण जरूर पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते हैं आप? दुर्गों का वर्गीकरण जरूर पढ़ते हैं। देखिए, दुर्गों का वर्गीकरण। और जब आप दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तब आप तीन बातें पढ़ते हैं। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि दुर्गों का जो वर्गीकरण है, सर्वप्रथम दुर्गों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख जिसमें मिलता है वो है मनुस्मृति। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण का उल्लेख किसमें मिलता है? मनुस्मृति में। वरना आप सब जानते हैं कि दुर्गों का जो वर्गीकरण है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके दो प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से। कैसे कैसे दो प्रकार से है? तो देखिए, एक तो आपके दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य, चाणक्य, जो भी आपके विष्णुगुप्त, कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण है, और एक है आपके शुक्र नीति के अनुसार। बस दुर्गों का जब आप वर्गीकरण पढ़ते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो ही है कि एक तो कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग बनाए जा सकते हैं, और एक है आपके कि शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग बनाए जा सकते हैं। यदि हम यहाँ कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। तो आप देखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों का जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार से बताया गया है कि दुर्ग यदि बन सकते हैं तो कितने प्रकार से? चार प्रकार से। कौन कौन से चार प्रकार हैं देखिए, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल आने लग गया। देखिए, कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग बन सकते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? एक तो है आपके ओदक दुर्ग। अब आप कहेंगे सर ओदक दुर्ग से तात्पर्य? ओदक दुर्ग से तात्पर्य यह है कि ऐसा किला जिसके चारों ओर पानी हो, यानी कि चारों ओर जल से घिरा हुआ किला। चारों ओर जल से घिरा हुआ किला क्या कहलाता है? याद रखिएगा, ओदक दुर्ग। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये बताया था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल यदि आपको बताऊं तो वो है राजस्थान में गागरोन का किला। गागरोन का जो किला है वो किस श्रेणी का है? ओदक दुर्ग। ठीक है। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया है वो है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग से तात्पर्य है साथी कि ऐसा किला जो मरुस्थल में बना हुआ हो। बेस्ट एग्जांपल है सोनार किला जैसलमेर, जूनागढ़ किला बीकानेर, वो धानवन श्रेणी में है। रेत या फिर मरुस्थल में निर्मित किला किस प्रकार का है? याद रखिएगा, धानवन दुर्ग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओदक दुर्ग का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? गागरोन का किला। और धानवन दुर्ग का आप सोनार मान लीजिए या फिर जूनागढ़ मान लीजिए। ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग से तात्पर्य है वह किला जो किसी पहाड़ी पर बना हो। पहाड़ी पर निर्मित किला। पहाड़ी पर निर्मित किला। अब इसके तो आपको क्या एग्जाम्पल बताएं, आप स्वयं ही जानते हैं। अब वो आपके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिएगा, मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। तारागढ़ का किला अजमेर बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। यहां तक कि चित्तौड़गढ़ का किला स्वयं चित्रकूट पहाड़ी यानी कि मैसा के पठार पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका वो एग्जाम्पल है। और एक नंबर 4 इन्होंने बताया, वो बताया वन दुर्ग। कौन सा? वन दुर्ग। वन दुर्ग का मतलब है ऐसा किला वन या जो जंगल में बना हो, फॉरेस्ट में। वन या फिर जंगल से
गिरा हुआ या वन या जंगल में बना हुआ किला एक ही बात है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की यदि आप बात करेंगे तो आप कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ जो किला है वो एक प्रकार का वन दुर्ग है, ठीक है। तो ये तो थे कौटिल्य के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है 4 प्रकार से। चलिए आप एक कमेंट करके बताइए कि कौटिल्य ने ये जो 4 प्रकार बताए हैं दुर्गों के, आपको पूछे कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला कौन सी श्रेणी का बताया। इन्होंने आखिरी में ये भी बताया कि किले तो चाहे कैसे भी बना लो लेकिन ऐसा किला सर्वश्रेष्ठ किला होता है। कौन सा किला है वो बताइए। और तब तक हम और चर्चा करते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से बताया गया है। देखिए शुक्र नीति की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का जो वर्गीकरण बताया गया है वो है आपके 9 प्रकार से। याद रखिएगा कितने प्रकार से बताया गया है, 9 प्रकार से। 9 प्रकार कौन कौन से हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 9 प्रकार, देखिए शुक्र नीति के अनुसार हम बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले बताया जल दुर्ग। जल दुर्ग यानी कि वही ओदक दुर्ग, ठीक है। जल दुर्ग का मतलब है वही ओदक दुर्ग। जैसा कौटिल्य ने वह किला जिसके चारों ओर पानी हो उसे ओदक दुर्ग बताया, सेम शुक्र नीति ने बस ओदक की जगह कौन सा शब्द यूज लिया, जल दुर्ग। तो आपको पूछने में ऐसा भी पूछता है कि ओदक दुर्ग से तात्पर्य है और आपको ऑप्शन में मिलता है जल दुर्ग, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। दूसरा है वन दुर्ग। अब वन दुर्ग भी आप समझ गए, यही है आपके सामने जो वन या जंगल से गिरा हो या फिर ऐसा किला जो वन यानी कि जंगल में बना हुआ हो, ठीक है। तो ये दोनों एक ही बात है। चलिए तो जल दुर्ग भी कंप्लीट हो गया, वन दुर्ग भी कंप्लीट हो गया। नंबर तीसरा है आपके सामने पारिक दुर्ग। कौन सा, पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग का मतलब है ऐसा किला जिसके चारों ओर खाई हो, चारों ओर क्या हो, खाई हो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ किले के चारों ओर क्या बनी हुई है, खाई बनी हुई है। तो वो एक प्रकार का क्या है, पारिक दुर्ग, ठीक है। चलिए लगे हाथ, पारिद दुर्ग। पारिद, पारिद दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर परकोटा हो। चारों ओर परिधि यानी कि चारों ओर क्या हो, परकोटा हो, चारों ओर परकोटा। और लगभग किलों के चारों ओर आपको परकोटा देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 एक तो वही है आपके धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब ऐसा किला जो रेत यानी कि मरुस्थल में बना हुआ हो, वही सोनार किला, वही जूनागढ़, ठीक है। नंबर 6 की हम बात करते हैं तो वो है आपके सामने गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग से तात्पर्य वही है ऐसा किला जो किसी पहाड़ी पर बना हो, ठीक है। तो 6 तो ये हो गए। और कौन से हैं देखिए, 6, 7, 8 और 9। देखिए 7 नंबर जो है वो है एरण दुर्ग। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का मतलब होता है साथी ऐसा किला जो कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ हो, जो दूर से बिल्कुल नहीं दिखाई देता हो, जब बहुत नजदीक पहुंचते हैं तभी वो किला दिखाई देता है। और ऐसा किला है रणथंबोर का किला। इसीलिए अबुल फजल का एक कमेंट भी है कि राजस्थान का एकमात्र किला जो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। ये बात रणथंबोर किले के बारे में है और वो किस प्रकार का है, एरण दुर्ग। नंबर 8 सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग से तात्पर्य है कि राजा द्वारा अपनी सेना के लिए बनाया गया दुर्ग क्या कहलाता है, सैन्य दुर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। और नंबर 9 जो है वो है आपके सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग का मतलब है राजा द्वारा अपने भाई बंधु, अपने रिश्तेदारों के लिए बनाया गया जो किला है वो कौन सा है, सहाय किला। बस आप मुझे इतना कमेंट करके बता दीजिए कि शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है। तो ये हो गए आपके दुर्गों का वर्गीकरण। अक्सर क्या होता है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका जैसे जैसे चेंज हुआ है, अब आजकल क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग बन सकते हैं या दुर्गों की श्रेणियां कितनी बताई है, 9 प्रकार की। अब इनमें से एक नाम देख के, जैसे कि पारिक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है, तो ऐसा किला जिसके चारों ओर खाई हो, या फिर आपको पूछ लेगा कि राजस्थान का प्रसिद्ध पारिक दुर्ग है कौन सा, लोहागढ़, इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। और यहां से कौटिल्य के अनुसार यह पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने निम्न में से कौन सा दुर्ग
या श्रेणी नहीं बताई दुर्गों की, तो ऑप्शन दे देता है उदक दुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, और इधर देश से दे देता है पारिक दुर्ग। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है, इसका आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। बताइए, क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? दुर्गों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। हाँ, चलिए, क्लियर। चलिए, तो मेरे हिसाब से अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे नहीं लगता आप मुझे उसे, कि ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है। ओदक दुर्ग का मतलब है ऐसा किला जिसके चारों ओर पानी हो, यानी कि जल दुर्ग कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, सोमपुरा शैली जानी जाती है, बताइए, सोमपुरा शैली जानी जाती है मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए, या स्थापत्य के लिए? बताइए, सोमपुरा जो शैली है वो किसके लिए जानी जाती है? बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महामारू शैली, तो याद रखिएगा मंदिर निर्माण के लिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो महामारू शैली है किनकी है? प्रतिहारों की। ऐसा क्वेश्चन भी एक बार पूछ रखा है कि महामारू शैली किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा मंदिर निर्माण के लिए। तो ये जो सोमपुरा शैली है, ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, स्थापत्य के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य के लिए। और आपको यहां से पूछा जाए कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो नाम याद रखिएगा, राणा कुंभा। इसीलिए राणा कुंभा को एक उपाधि है, और उस उपाधि का नाम है शैल गुरु। याद रखिएगा, कौन सी उपाधि है? शैल गुरु की। स्थापत्य कला का जनक भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, हाँ, राणा कुंभा। लीजिए अगला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? बताइए, ऐसा कौन सा किला है जो कि मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मतलब यहां पर डायरेक्ट पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा किला है जो धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग का मतलब ऐसा किला जो कि रेत यानी कि मरुस्थल में बना हुआ है। हाँ, ऑप्शन है जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन, नाहरगढ़। बताइए, बिल्कुल शाबाश सभी के, बिल्कुल समझ गए आप। धानवन दुर्ग की बात होगी तो दो प्रसिद्ध किले हैं बेस्ट एग्जाम्पल के लिए। एक तो है आपके सामने सोनार किला, कहां पर? जैसलमेर। दूसरा है जूनागढ़ किला, बीकानेर। अब आप देखेंगे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है? जूनागढ़ का किला। और याद रखिएगा, जूनागढ़ किला जिसका अन्य नाम है, इसे कहा जाता है जमीन राज झेवर। क्या कहा जाता है? जमीन राज झेवर। इसका जो निर्माण है वो करवाया है महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने। याद रखिएगा, लाल पत्थरों से निर्मित है, इसीलिए इसे लालगढ़ पैलेस भी कहा जाता है। इस जूनागढ़ किले के बारे में कथन है, हाँ, पंडित दीनानाथ का, कि हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। वो जिस किले के बारे में है वो कौन सा है? जूनागढ़ का किला, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है कि निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? ऐसा कौन सा पहाड़ी किला है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? बताइए, बताइए, ठीक है। देखिए, यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल
देखिए देखिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल राज्य का पहला स्थल कौन सा है? आपको पूछा जाए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल राज्य का पहला स्थल कौन सा है, तो याद रखना है आपको कि राज्य का जो पहला स्थल है वो है आपके सामने केवलादेव केवलादेव घन्ना पक्षी विहार, केवलादेव घन्ना पक्षी विहार भरतपुर। और कब शामिल किया गया? याद रखिएगा 1985। ठीक है। राजस्थान का दूसरा स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया, केवलादेव पहला, दूसरा है आपके जंतर मंतर। जंतर मंतर कहां पर? याद रखिएगा जयपुर। कब शामिल है? 2010 में, याद रखिएगा। ठीक है। नंबर 3 पर जिनको शामिल किया गया है वो है आपके राजस्थान के 6 किले। 6 किले कौन कौन से? तो वैसे तो आप सब जानते ही हैं 6 किलों के बारे में। देखिए एक तो है आमेर किला, आमेर किला, गागरोन किला, एक है आपके सोनार किला जैसलमेर वाला, सोनार किला, एक है आपके रणथंबोर किला, एक है आपके चित्तौड़गढ़ किला, और एक है साथी कुंभलगढ़ किला। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य का पहला स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है वो है आपके सामने केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर 1985। दूसरा है वो है जंतर मंतर, और नंबर 3 पर है आपके किले, और इनको शामिल किया गया है 2013 में। ठीक है। और इसके अलावा अगला जो है वो है आपके नंबर 4 पर, वो है जयपुर परकोटा, जयपुर परकोटा। और जयपुर परकोटे को शामिल किया गया है, याद रखिएगा, 2019 में। तो फर्स्ट है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, याद रखिएगा 1985। उसके बाद में है जंतर मंतर, फिर है 6 किले, उसके बाद में है जयपुर परकोटा। लेकिन याद रखिएगा, नोट करके एक बात और याद रखिएगा कि ये तो सब के सब मूर्त रूप में है। ये तो सब के सब क्या है? मूर्त रूप में। आपको पूछा जाए कि 2010 में अमूर्त रूप में, अमूर्त रूप में विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया है? याद रखिएगा, वो है आपके कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर अमूर्त रूप से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा लगे हाथ रामसर साइट है, वो भी देख लीजिए। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कितने स्थल रामसर साइट में शामिल है? रामसर साइट में स्थल, रामसर साइट में शामिल स्थल कितने हैं? देखिए रामसर, अच्छा यहां से क्वेश्चन पूछा जाए ना कि राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं, तो राजस्थान में जो रामसर स्थल हैं वो तो है 44। कितने हैं? याद रखिएगा 44। राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पर है? तो याद रखिएगा 12 में। यहां रामसर स्थल है, यहां पर रामसर साइट में है। राजस्थान के कुल कितने स्थल रामसर साइट में हैं? याद रखिएगा 2। 2 कौन कौन से हैं? एक तो है, याद रखिएगा, केवलादेव, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, इसे शामिल किया गया था 1981 में। और एक याद रखिएगा सांबर झील,
एक सांबर झील भी शामिल है। कब? याद रखिएगा 1990 में। ठीक है। और रामसर साइड में प्रस्तावित स्थान कौन सा है राजस्थान का प्रस्तावित? तो वो है मेनार गांव, और मेनार गांव है आपके उदयपुर में। याद रखिएगा अभी बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है इसको। कौन सा मिला है? बेस्ट विलेज। बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है मेनार गांव को, याद रखिएगा। तो राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं? तो 44 हैं, सर्वाधिक 12 में है। लेकिन रामसर साइड में कितने स्थल हैं? रामसर साइड का मतलब होता है, देखिए रामसर एक ईरान का ऐसा स्थल है जो कि आर्द्र भूमि, नम भूमि है। तो विश्व के जितने भी आर्द्र स्थल हैं उन सब के लिए एक साइट बनाई गई जिसका नाम है रामसर साइट। तो राजस्थान के 2 स्थान हैं, केवलादेव और याद रखिएगा सांबर, और एक प्रस्तावित भी है, कौन सा? याद रखिएगा मेनार गांव उदयपुर। ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि विश्व धरोहर में कितने स्थल हैं। ठीक है। एक ये भी याद रखना है अमूर्त रूप से या मूर्त रूप से कितने हैं। राजस्थान में टोटल रामसर स्थल कितने हैं, जबकि रामसर साइड में राजस्थान के कितने स्थल हैं। इन सब में से प्रत्येक क्वेश्चन पूछ रखा है। ये पूछ रखा है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, जंतर मंतर पूछ रखा है, कालबेलिया ये पूछ रखा है। ये तो आरएसएस बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ये अभी आपके आरएस में पूछा था। और इसके अलावा रामसर साइड वाले ये क्वेश्चन, मतलब इस पेज में से ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो आज तक एग्जामिनर ने नहीं पूछा है। याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। हाँ, सोनार किला ये जैसलमेर वाला ही तो है। सोनार किला जैसलमेर वाला। ठीक है। हाँ, चलिए, क्लियर है ये। तो यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है। चलिए, अब चले आगे। क्लियर सभी के? चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन क्या था? यहां पर क्वेश्चन था कि निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। किसे शामिल नहीं किया गया है? रणथंबोर किले को, चित्तौड़गढ़ को, तारागढ़ को, या कुंभलगढ़ को? आप कहेंगे सर तारागढ़ को। देख लीजिए, क्लियर है। ये रहा आपके सामने पूरी डिटेल से, देखिए ये रहे आमेर किला, गागरोन का किला, सोनार किला, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। ठीक है। कुंभलगढ़ कहां पर है? आप सब जानते हैं, राजसमंद। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में, रणथंबोर सवाई माधोपुर में, सोनार किला है जैसलमेर, गागरोन आपके झालावाड़, और आमेर किला जानते हैं आप। ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5 नंबर। बताइए इसका आंसर बताइए भाई। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, क्या पूछा जा रहा है? जोधपुर महाराजा मानसिंह के वीरत्व रचा के रूप में उल्लेखित दोहा है, आबे फटे धर उल्टे, कटे बख्तरा कोर, शीश पड़े धर पड़े, जद छूटे। बताइए, ये जो वाक्य है ये किस किले से संबंधित है? और वैसे अब आपको पता चल ही गया होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर नाम दे दिया है ना, जोधपुर महाराजा मानसिंह। आप सब जानते हैं कि जोधपुर के जो महाराजा है मानसिंह, इनको स्वयं किस किले में कैद किया गया था? तो आप कहेंगे सर वो है जालोर किला। पता है ना, मानसिंह के भाई हुआ करते थे जिनका नाम था भीम सिंह राठौड़। भीम सिंह राठौड़ ने मानसिंह को जिस किले में कैद किया था वो किला कौन सा है? याद रखिएगा, जालोर किला। इसी जालोर किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद किया था। याद रखिएगा, जालोर के शासक हुआ करते थे, और शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक पूछे तो वो है कानड़ देव सोनगरा। याद रखिएगा, ये जो जालोर किला है, इस किले पर जिसने अधिकार किया है वह है सोनगरा चौहान। याद रखिएगा। ठीक है। लीजिए अगला। अगला है, राजस्थान में आहू और कालीसिंध नदियों के संगम स्थल पर वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है। बताइए, राजस्थान में आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थल
वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है। चित्तौड़गढ़ का किला है, लोहागढ़ है, तारागढ़ है या फिर गागरोन का है, बताइए। ऐसा कौन सा किला है जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थल है, जो बिना नींव के है, बताइए। बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए कौन सी नदी है, आहू वे काली सिंध, दोनों ही ऐसी नदियां हैं जो चंबल की सहायक है, दोनों ही ऐसी नदियां हैं जो कि एमपी से आती है, आहू और काली सिंध। ये दोनों जहां मिलती है वो स्थान कहलाता है सामेला। आहू और काली सिंध का संगम क्या कहलाता है, सामेला। और इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर जो किला बना है वो है आपके, याद रखिएगा, गागरोन किला। और ये जो गागरोन किला है ये आपके जिस जिले में है वो है झालावाड़ में, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। एक खास बात और भी याद रखिए कि यहां पर एक ऋषि का आश्रम भी हुआ करता था, वो है गरगराट, इसीलिए ये स्थान भी क्या कहलाया था, याद रखिएगा, गरगराटपुर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, बताइए। अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा है कि यह किला इतनी बुलंदी पर बना है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, बताइए भाई। चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है या फिर रणथंभौर है, बताइएगा। देखिए चित्तौड़गढ़ किले की बात करेंगे कोई कहावत से, तो चित्तौड़गढ़ किले के बारे में तो एक ही कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब घड़िया, कि गढ़ तो एक ही है चित्तौड़गढ़, बाकी सब ठीक है करे गढ़, बाकी एक ही है, कौन सा, चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यही कहा है कि यह किला इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में याद रखिएगा, रुडियार्ड किपलिंग का कथन है कि इसका निर्माण देवताओं, परियों व अप्सराओं द्वारा करवाया गया है। ठीक है। रणथंभौर किले के बारे में अबुल फजल का कमेंट है कि ये एकमात्र ऐसा किला है जो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है बागोर की हवेली में। विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो है बागोर की हवेली में। बागोर की हवेली है उदयपुर में, क्योंकि यहां पर पगड़ियों का संग्रहालय है। यहां पर क्या है, पगड़ियों का संग्रहालय है, याद रखिएगा। ठीक है। बाकी ये जो कुंभलगढ़ किला है इसका ऊपरी भाग जरूर याद रखिएगा, उस ऊपरी भाग का नाम है कटारगढ़। और इस कटारगढ़ की दो बातें हैं, एक तो याद रखिएगा कि इसे मेवाड़ क्या या मेवाड़ की तीसरी आंख बोलते हैं, मेवाड़ की तीसरी आंख बोलते हैं कटारगढ़ को, या फिर इसे कहा जाता है कुंभा का निवास स्थल, कुंभा का निवास स्थल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान में कहां अकबर का किला स्थित है। अकबर का किला कहां पर है, आमेर में है, नागौर में है, शाहबाद या अजमेर में, बताइए। बताइए राजस्थान में अकबर का किला कहां पर बना हुआ है। अकबर का किला, अकबर का किला जिसका निर्माण 1570 स्वयं अकबर द्वारा करवाया गया था, कहां पर, याद रखिएगा, अजमेर में। आज वर्तमान के अंदर ये जो अकबर का किला है ये कहलाता है राजपूताना संग्रहालय, याद रखिएगा। क्या कहलाता है, राजपूताना संग्रहालय, याद रखिएगा। तो वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। लीजिए अगला, अगला है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है, नागौर, शिवाना, शेरगढ़ या फिर गागरोन, बताइए कहां पर। देखिए अकबर आप सब जानते हैं कि भारमल की सहायता से 1570 में एक दरबार लगाया था जिसका नाम है नागौर दरबार, और इसी नागौर दरबार के तहत नागौर में एक तालाब बनाया था, उसी तालाब का नाम है शुक्र तालाब, याद रखिएगा। शुक्रवार के दिन आयोजित हुआ था, इसलिए तालाब का नाम भी क्या है, शुक्र तालाब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, नागौर। नेक्स्ट अगला, इसको आराम से पढ़िए, क्या कह रहा है कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध अर्जुन महल के चित्रों के संरक्षण हेतु आदर्श
आचार संहिता लगने के बावजूद राजस्थान के प्रमुख हाईकोर्ट ने श्वेत संज्ञान लेते हुए खाली जगह राज परिवार को आमजन के प्रवेश निषेध की आज्ञा जारी की है? कौन से दुर्ग में? दो बातें हैं यहां पर, आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा करंट से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध अर्जुन महल के चित्रों के संरक्षण हेतु आदर्श आचार संहिता लगने के बावजूद राजस्थान के प्रमुख हाईकोर्ट ने श्वेत संज्ञान लेते हुए कोटा राज परिवार को आमजन के प्रवेश निषेध की आज्ञा जारी की है। कोटा दुर्ग में स्थित है। ये जो अर्जुन महल है ये कहां पर है आपके, याद रखिएगा, कोटा में। ऑप्शन नंबर है आपके सामने, हाँ, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। हाँ, भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है वो तो आपके रंग महल है, चित्रशाला है, वो दोनों ही कहां पर है? वो दोनों ही बूंदी के तारागढ़ किले में, याद रखना। लेकिन यहां पर कोटा की बात हो रही है, ठीक है, अर्जुन महल से। अगला देखिए, अगला है 1308 ईस्वी में शिवाना दुर्ग को विजिट करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका क्या नाम कर दिया गया? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, एक के अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इन्होंने 1303 में तो जीता था चित्तौड़गढ़, 1303 में जीता था चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का नाम किया था खिजराबाद, याद रखिएगा। 1303 में चित्तौड़ जीता और क्या नाम कर दिया? खिजराबाद। 1308 के अंदर इन्होंने शिवाना जीता और शिवाना का नाम क्या कर दिया? याद रखिएगा, खैराबाद। और यही अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, 1311 के अंदर जालोर किला जीता और जालोर का नाम कर दिया जलालाबाद। क्या कर दिया? जलालाबाद। ये लीजिए, ये तीनों नाम बदले गए। यहां पर लिख लीजिए शिवाना का खैराबाद कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला, अगला है सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़, ऐसा कौन सा किला है जिसका दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ है? ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ या जयगढ़, बताइए। और सुदर्शनगढ़ भी नाम क्यों है? क्योंकि वो जो किला है उस किले में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। और वो किला कौन सा है? याद रखिएगा, नाहरगढ़ किला। कौन सा है? नाहरगढ़ किला। और इसी नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। याद रखिएगा, इसी नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल। और ये एक जैसे जो 9 महल है, इनका जो निर्माण करवाया है वो करवाया है सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों के लिए। 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। और ये कौन सी शैली में बने हुए हैं ये भी एक बार पूछ रखा है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया शैली में। कौन सी शैली में बने हुए हैं? विक्टोरिया शैली में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, नाहरगढ़, ठीक है, नाहरगढ़। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप सभी के शानदार। लीजिए अगला, अगला है नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? बताइए, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस किले में अवस्थित है? तारागढ़, अजमेर, गागरोन दुर्ग, बाला किला या भटनेर, बताइए। तो नाना साहब का झालरा की आप बात करेंगे तो ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा, तारागढ़ में। देखिए ऐसे ही 2 झालरा और है, एक तो है महिला बाग का झालरा, पानी का स्रोत है ये, महिला बाग का झालरा, और एक है आपके तूर का झालरा। कौन सा? तूर का झालरा। और ये दोनों कहां पर है? तो याद रखिएगा ये दोनों है जोधपुर में, जबकि वो दोनों कहां पर है? याद रखिएगा अजमेर में। ऐसे ही याद रखना। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर? चलिए, हाँ, जूनागढ़ का किला बीकानेर। अगला लीजिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? इनमें से ऐसा क्या है जो चित्तौड़गढ़ किले में नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या मोती महल, बताइए। ऐसा कौन सा है जो कि चित्तौड़गढ़ किले में नहीं है? बताइए क्या नहीं है भाई? विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, अब कुंभा यहीं के रहे हैं तो कुंभा का महल तो ही। ये जो मोती महल है ना, इसका निर्माण सूरसिंह ने करवाया है। और ये सूरसिंह कौन सा है? मारवाड़ का राठौड़, याद रखिएगा। वैसे मोती महल और भी बहुत जगह है, लेकिन सूरसिंह द्वारा जो मोती महल है वो आपके कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है। वैसे और भी है राजस्थान में,
उदयपुर के अंदर भी है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है लदाना के भारत सिंह नरूका की वीरता की रोमांचक दास्तान किस किले से जुड़ी हुई है, बताइए। लदाना के एक बहुत बड़े वीर हुए हैं भारत सिंह नरूका, बताइए इनकी जो दास्तां है वो किस किले से जुड़ी हुई है। जयगढ़ का किला है, आमेर का किला है, सोनार किला है, या फिर धाराधारगढ़ किला है, बताइए। तो आप कहेंगे सर इनकी जो वीरता की कहानी है वो जिस किले से जुड़ी हुई है वो कौन सा है, धाराधारगढ़ किला। ये जो धाराधारगढ़ किला है याद रखिएगा इसी का दूसरा नाम है चौमुखागढ़, इसी का एक अन्य नाम है रघुनाथगढ़। मतलब आप समझ गए यही किला है चोमू का किला, यही तो है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, ठाकुर करण सिंह द्वारा निर्मित है। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया, उस राजा का क्या नाम था, बताइए। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार पूछ रहा है ये। देखिए ऐसे वैसे जब हम पढ़ते ही हैं थ्योरी के अंदर तो स्पेशल आपको लिखाते ही हैं कि इसके अनुसार पूछा जाए तो ये आंसर होगा, वरना आप सब जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले का जो निर्माण है वो चित्रांग मौर्य द्वारा करवाया गया है 7वीं शताब्दी में। लेकिन यहां पर ये स्पेशल लिखाया गया था आपको कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार पूछे तो फिर याद रखिएगा वो चित्रांग मौर्य होगा। कितना यूनिक क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन चित्रांगंध है, दूसरा ऑप्शन चित्रांग है, बस यही तो बात खा गई। यहां कुमारपाल प्रबंध के अनुसार पूछ रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप कितने किले पढ़ के जा रहे, ये क्वेश्चन ऐसा आ गया तो ऐसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए